नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। पूरे NSCL मामले के सामने आने के बाद पहली बार जिग्नेश शाह खुल के बोले हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज चलाने वाले जिग्नेश शाह ने सबसे पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके चैनल को दिया, जिसमें फिर से कहा कि वह इन्वेस्टर के पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब भी गारंटी नहीं दे पा रहे। इस इंटरव्यू को दिखाएंगे आपको शो में आगे। दूसरी बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में अमेरिका के कांग्रेस में वोटिंग होगी, जिसमें सरकारी खर्च को कम करने पर फैसला लिया जाएगा। आज भी अमेरिकी कर्ज संकट का असर हमारे बाजारों पर दिखा है। क्या असर होगा हम पर, कल बताएंगे कार्यक्रम में आगे। और 17 साल बाद चारा घोटाले पर हुआ फैसला, लालू प्रसाद दोषी पाए गए। क्या उनके राजनीतिक करियर पर लग गया है फुल स्टॉप? ये भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन भाई। नमस्कार। तो तमन्ना ने आपको बताई राजनीति और बाजार की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन कुछ और खबरें हैं जो बना रही हैं सुर्खियां, उन पर एक नजर। 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, लेकिन डीजल के दाम 50 पैसे बढ़े। आज रात से लागू होगी नई कीमतें। पहली तिमाही में देश का करंट अकाउंट घाटा बढ़कर 4.9% पर पहुंचा, लेकिन अनुमान से कम रहा। NSCL के देनदारों पर मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा के छापे। जिग्नेश शाह, अंजनी सिन्हा और जोसेफ मैसी के दफ्तर पर भी शिकंजा। अनऑथराइज्ड एजेंट से रेल टिकट लेने पर हो सकती है जेल। दलालों के खिलाफ सख्त हुआ रेलवे। नहीं सस्ती होगी कार, वित्त मंत्रालय का एक्साइज ड्यूटी पर कटौती का इरादा नहीं। CNBC आवास की एक्सक्लूसिव। मुंबई में मोदी को व्यापारियों ने चांदी में तोला। एडवर्टाइजर्स के बीच जाकर मोदी ने बताया ब्रांड इंडिया को बेचने का नुस्खा। शुरुआत करेंगे बाजारों से। सहमा शेयर बाजार आज धड़ाम से गिर गया। अब इसके लिए कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आज बाजार जिन फैक्टर्स से डरा हुआ है, कल इसके नतीजे सामने होंगे। करंट अकाउंट घाटा आ गया है और ये अनुमान से काफी कम रहा है। अमेरिकी बजट पास होगा या फिर अमेरिका की सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इस पर भी असमंजस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बाजार के लिए अहम इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा और प्रदीप पंड्या। पहले बात आशीष आपसे, आज बजट पास करने की डेडलाइन है अमेरिका में, क्या अपडेट है इस बारे में? क्या चल रहा है अमेरिका में और क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अमेरिकी बाजार इस टाइम पे खासी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि निचले लेवल से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। एक टाइम पे डाउ, S&P वहां पे करीब 1% के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड करते हैं और इस समय करीब आधे % के आसपास की वहां पे कमजोरी है। अहम दिन है क्योंकि आज फेडरल बजट को पास करने के लिए अंतिम तारीख है। अगर ये बजट आज पास नहीं होता तो वहां पे सरकारी कामकाज ठप होता हुआ नजर आएगा। केवल एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह ये सर्विसेज बहाल रहेंगी। इसके अलावा तमाम सरकारी सेवाएं वहां पे बंद होती हुई नजर आएंगी। इंटरेस्टिंगली 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पे सैलरीज पे इंपैक्ट होगा और उनको यहाँ पे शायद टेम्पररी लीव पे जाना पड़ सकता है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन जब आती है जब वहां पे प्रेसिडेंट, सीनेट और हाउस के बीच में सहमति नहीं बनती आम बजट को लेकर। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ कंडीशंस लागू करने के बाद शायद इस बजट को मंजूरी दी जा सकती है, जैसे कि ओबामा केयर में एक डिले करने की बात करी जा रही है, यानी कि वहां पे जो नेशनल हेल्थ केयर प्लान है उसे शायद 1 साल के लिए डिले किया जा सकता है। 2 इंपॉर्टेंट डेडलाइंस में अमेरिकन मार्केट्स वर्क कर रहा है। एक आज की, जहां पे उसको बजट को अप्रूव करना है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्टूबर 17 को जब डेट सीलिंग पे वहां पे विचार होगा। उस सीलिंग को बढ़ाने पर वहां पे फैसला लिया जा सकता है और वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर वो सीलिंग नहीं बढ़ती तो अमेरिका में शायद एक बार फर्स्ट एवर वहां पे डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। तो वो एक बड़ी चिंता है दुनिया भर के बाजारों के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा कि अगर आज बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज ठप होगा। 17 पहले ऐसे इंस्टेंसेस हैं जैसा ऐसा हो चुका है और एनालिस्ट मानते हैं अगर ऐसा होता भी है तो मार्केट्स में शायद मामूली सा इंपैक्ट होगा और अनलाइकली होगा कि ये लंबा खिंचता हुआ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये शटडाउन प्रोलॉन्ग होता है या फिर लंबा खिंचता हुआ नजर आता है तो दुनिया भर के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर वहां पे चिंताएं डेवलप होंगी और ऑब्वियसली फिर इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत पे इसका खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो काफी अहम होगा वहां पर बजट को लेकर वोटिंग का फैसला। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया। और करंट अकाउंट ने फिर चिंताएं बढ़ा दी। यहाँ पर इस साल की पहली तिमाही में करंट अकाउंट घाटा $16.9 अरब से बढ़कर $21.8 अरब पर पहुंच गया है। इस खबर पर और डिटेल देने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, जो करंट अकाउंट घाटे के आंकड़े आए हैं आज, वो कितने चिंताजनक हैं, उसको कैसे देखा जा रहा है?
ऐसा नहीं लगता कि इससे बहुत चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो बाजार के जो अनुमान थे ये इसके लोअर एंड पे हैं। 5.5-6% तक की भी होने की आशंका लगाई जा रही थी, वो सब गलत साबित हुई हैं। तो साफ तौर पे अगर आप देखें आज नए आंकड़े, नई जानकारी हमें क्या मिली है। ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े हमारे पास थे, अब उसमें इनविजिबल्स ऐड हुए हैं, यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऐड होते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ रेमिटेंसेस ऐड हुए हैं। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट भी लगता है कि काफ़ी दबाव में थे, लेकिन अब एक स्टेबिलिटी आने लगी है इनमें। और जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मोटे तौर पे पैसे भेजते हैं, वो भी जैसे जैसे रुपया ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो वो रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिग्नल सारे पॉजिटिव इनफैक्ट दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये तो जून तिमाही के आंकड़े थे, लेकिन सितंबर और दिसंबर के आंकड़े जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद आपको आने वाले क्वार्टर्स में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% से भी, जीडीपी के 2% से भी नीचे दिखाई देने लगे, यानी ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। जी शुक्रिया प्रदीप आपका, और आशीष आपका भी। तो ऊपर के दो फैक्टर्स के चलते ही आज बाजार में डर हावी था। चिंता थी कि कहीं करंट अकाउंट खरा काफी ज्यादा ना हो जाए और कहीं अमेरिकी इकोनॉमी नए संकट में ना फंस जाए। सेंसेक्स आज करीब 350 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत जैसा कि हिस्टोरिकली माना जाता है कि कमजोर रहती है, इस बार भी कमजोरी रही और लगातार दूसरे दिन बाजार अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ है। और आज फैक्टर्स दोनों ही रहे, ग्लोबल भी और लोकल भी। शुक्रवार को देर रात अमेरिकी बाजार काफी कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे और आज उनके बजट को लेकर जो कांग्रेस में वोटिंग होनी है उससे पहले डाउ फ्यूचर्स भी काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे और यूरोप के बाजारों में भी 1% का नुकसान था। और यहीं से भारतीय बाजारों को भी संकेत मिलते हुए दिखे। हमने कमजोर शुरुआत की, 5800 के अहम आंकड़े को तोड़ा और वहीं से बिकवाली का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए नजर आए और दिन भर बिकवाली का प्रेशर बाजार में लगातार बरकरार रहा। चौतरफा बिकवाली होती हुई दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज बिकवाली का प्रेशर रहा। वॉल्यूम्स शुक्रवार के मुकाबले में थोड़े ज्यादा, 1,15,000 करोड़ के आसपास। मेटल शेयरों ने आज की कमजोरी को लीड करने का काम किया। टाटा स्टील खासतौर से चाइना में कमजोर पीएमआई आंकड़ों का असर मेटल शेयरों पर देखने को मिला। 5.5% ये फिसलता हुआ नजर आया। वहीं कैपिटल गुड शेयरों में लगातार कमजोरी है और भेल खासतौर से इस कमजोरी को लीड करता हुआ दिख रहा है। आज भी यहां पर अच्छा नुकसान देखने को मिला। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हाई बीटा है, बाजार की गिरावट में आगे रहते हैं और आज भी आप देखिए निफ्टी के तीनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कमजोरी के साथ बंद हुए। वहीं पीएसयू बैंक्स में भी और खासतौर से मिड कैप पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। यूनियन यूको 5% के आसपास की गिरावट दिखाते हुए नजर आए। रियल एस्टेट शेयरों के लिए खराब वक्त चल रहा है और आज भी अच्छी खासी कमजोरी का दिन इन सारे ही शेयरों में देखने को मिला। लेकिन इनके अलावा अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी पर आता हुआ दिखा तो वो डिफेंसिव शेयरों से था। रुपए की कमजोरी जो बढ़ी है आज, उसका फायदा आईटी शेयरों ने उठाया। सेलेक्टिवली यहां पर खरीदारी होती दिखी। वहीं डिफेंसिव स्टॉक सन फार्मा जैसे मामूली तेजी के साथ बंद हुए। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो जेपी एसोसिएट, कोल इंडिया जैसे शेयरों पर आज काफी दबाव था। एचडीएफसी भी गिरने में आगे रहा। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लगातार बुरी खबरों से जूझता हुआ आज स्टॉक एक बार की 20% के आसपास फिसल चुका था, लेकिन बंद होते होते रिकवरी और 6% का नुकसान फिर भी दिखा और एमसीएक्स में एक बार फिर से लोअर सर्किट नजर आया। वहीं स्पाइस जेट की जो वीकेंड पर एजीएम हुई थी और जहां पर ऑडिटर्स ने कहा कि यहां पर नेटवर्क लगभग खत्म हो चुकी है और स्टॉक पर 10% का नुकसान देखने को मिला। वहीं जेट एयरवेज के लिए शायद 3 अक्टूबर को अब इनकी डील जो है एहतियात के साथ उसको मंजूरी मिल जाए, उस उम्मीद में स्टॉक लोअर लेवल से अच्छा रिकवर होते हुए दिखा। आईएनजी वैश्या बैंक में आईएनजी जो पेरेंट कंपनी है वो अपनी स्टेक कोटक महिंद्रा बैंक को बेच सकती है, ये खबरें थी। स्टॉक में 5% का उछाल दिखा। हुई टाटा टेली इस ग्रुप के लिए नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी। जो यूनिटेक को फाइनेंसिंग फंडिंग की थी उसको लेकर एसएफआईओ की जांच चल रही है। उसके बाद स्टॉक पर 9% की तेज गिरावट दर्ज की गई। और पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे तक की कटौती की गई है। वहीं डीजल 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। क्रूड की कीमतों में गिरावट आने से तेल कंपनियों ने ये फैसला लिया है। साथ ही रुपए में सुधार होने से भी कंपनियों के लिए दाम घटाना आसान हो गया। मई से लेकर अब तक पेट्रोल के दाम 7 बार बढ़ाए जा चुके हैं। और एनएससीएल मामले में फंसे इन्वेस्टर्स को कब और कैसे पैसे मिलेंगे, हमने पूछा ये सवाल सीधे जिग्नेश शाह से। जवाब देखेंगे ब्रेक के बाद। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने देश भर में एनएससीएल के ठिकानों पर रेड डाली। इसकी भी पूरी अपडेट देखें ब्रेक के बाद।
NSCL डिफॉल्ट के बाद FTII के फाउंडर प्रमोटर जिग्नेश शाह ने अपना पहला इंटरव्यू CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया को दिया। जब उनसे पूछा गया कि निवेशकों के पैसे कब तक लौटाए जाएंगे तो वो इस पर कोई भरोसा नहीं दे पाए। उनका कहना है कि जब देनदार एक्सचेंज को पैसे लौटाएंगे तभी पेमेंट हो पाएगा। हालांकि उन्होंने 15 दिन के अंदर E-Series के सेटलमेंट का भरोसा जरूर दिया है। Exchange being a platform, okay, we can work hard for recovery because money should come from where it has gone, okay, and not from the exchange because अगर आप वो देखेंगे तो कोई भी exchange ये fulfill नहीं कर पाएगा। E-Series बहुत ही उसमें प्रॉब्लम हुआ था, बट इन द सेंस वो डीमेट रीमेट का वो भी मेरे ख्याल से जो अपडेट किया गया है मुझे कि उनका जो पूरा मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन है वो ओके हो गया है एंड आई थिंक विद इन 15 डेज और सो E-Series का पूरा क्लैरिटी जो भी इन्वेस्टर चाहते हैं वो सेटल हो जाएगा। इस खास बातचीत में जिग्नेश शाह ने बताया कि फिट एंड प्रॉपर पर अगर FMC की ओर से कोई पूछताछ होती है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। फिट एंड प्रॉपर जब FMC इट्स अ रिस्पेक्टेड रेगुलेटर फॉर MCX and all other commodity exchanges. Last 10 years done good job, wonderful job. We have worked with them. Now on NSCL, if that junction comes, we'll provide our explanation. The management team is expected to run it within the framework of the applicable law of that geography, which includes India also. Management is expected to run it, and they don't follow the local rules and regulations. It is really unfortunate. और NSCL संकट पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने देश भर में NSCL से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस पर और जानकारी देने के लिए अब जुड़े हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, आर्थिक अपराध शाखा के छापों को लेकर क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है? जी हाँ, देश भर के 52 शहरों के 180 से ज्यादा ठिकानों पे छापे मारे गए और खास तौर पे जो NSCL के प्रमोटर हैं जिग्नेश शाह, उनके दफ्तर, FTIL के दफ्तर और उनके घरों पे भी छापे मारे गए। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो जोसेफ मैसी हैं उनके भी घर और दफ्तर पे छापे मारे गए। इसके साथ ही जो इसके जो डिफॉल्टर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, वो इनके प्रोटीन्स हो अहमदाबाद के कड़ी या धौलपुर में या दिल्ली में, हरियाणा के 2 जगहों में और उत्तर प्रदेश के एक शहर में, कुल मिला के जो NSCL से जुड़े हुए जितने भी डिफॉल्टर, प्रमोटर या जो बोरोवर्स हैं, सबके यहाँ छापे मारे गए। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो मुंबई की अपराध शाखा है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है इससे रिलेटेड सभी जो इसकी पार्टीज है, जो संबद्ध लोग हैं, कि उसमें किस तरीके से इन लोगों ने ट्रेड किया और कौन कल्प्रिट है, कहाँ से डिफॉल्ट हुआ है। तो पूरी जो चेन है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ऑफेंस विंग ने आज एक साथ पूरे देश में सभी जगहों पे एक साथ छापे मारे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड न की जा सके। शुक्रिया। इधर माफ कीजिए, इधर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से NSCL के निवेशकों को नोटिस भेजने की भी क्या खबर है? क्यों भेजे गए ये नोटिस? देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं और उनके साथ साथ ब्रोकर्स जो 5 बड़े ब्रोकर्स हैं और उनके साथ ही जो छोटे मोटे ब्रोकर्स भी हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसलिए IT नोटिस भेजा गया है कि IT विभाग ये जानना चाहता है कि जो पैसे लगाए गए थे NSCL में वो पैसे का सोर्स क्या है। इसीलिए उन्होंने पिछले 3 साल के ब्रोकरों के सारे अकाउंट्स मांगे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मांगे हैं और इवन कमोडिटी वाइज सारे डिटेल्स देने के लिए कहा गया है कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स और सारे ब्रोकर्स का पूरा डिटेल उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चाहिए। पता करने की कोशिश की जा रही है कि उस पैसे का सोर्स क्या था, ब्रोकरेज कैसे दी गई और किस मोड में ये पैसे पे किए गए थे। इसीलिए IT डिपार्टमेंट अब इन्वेस्टर और ब्रोकरों के ऊपर काफ़ी सख्त होता हुआ दिख रहा है। जी शुक्रिया नीरज। और NSCL ने आर्थिक अपराध शाखा के छापों की पुष्टि की है और इस कदम का स्वागत भी किया है। NSCL का कहना है कि वो सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर पूरा सहयोग करेगा क्योंकि इससे निवेशकों का पैसा रिकवर करने में मदद मिलेगी। NSCL और FT ग्रुप जांच में सरकार का पूरा सहयोग करने का दावा कर रही है। NSCL का कहना है कि असली आरोपियों को सामने लाने के लिए वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। वहीं जोसेफ मैसी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की सभी ग्रुप कंपनियों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये कदम रेगुलेटरी कारणों से उठाया है। I have already resigned from group companies, and I think there is a regulation of SEBI which says that a managing director cannot be holding positions. So we, as a matter of precaution, we are going ahead. I'm actually personally going ahead and coming out of all the companies.
अब लिस्टिंग एग्रीमेंट के नियम तोड़ने की सजा छोटे निवेशकों को नहीं मिलेगी। सेबी के मुताबिक लिस्टिंग एग्रीमेंट के उल्लंघन पर कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड करना आखिरी रास्ता होगा। अब कंपनियों को शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बताने, वित्तीय नतीजे समय पर घोषित नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। इन नियमों को तोड़ने पर हर दिन 1000 से 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लगातार 2 तिमाही तक नियम तोड़ने पर शेयर को Z कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जहां पर T2T आधार पर सौदे होंगे। अगर फिर भी कंपनी नियम नहीं मानती है तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के शेयर फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद ही कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग सस्पेंड होगी। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद को पाया दोषी। अब क्या होगा लालू का और कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए सब ब्रेक के बाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज चारा घोटाला मामले में जेल भेज दिए गए। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 45 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को होगा। लालू को कम से कम 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद लालू पहले नेता होंगे जिन्हें संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। लालू यादव को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा के सरकारी खजाने से 37 करोड़ 68 लाख रुपए के घोटाले का दोषी पाया। चाईबासा में हुआ ये चारा घोटाला एक बड़े घोटाले का हिस्सा था। लालू समेत 45 लोग इस घोटाले में दोषी करार दिए गए। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा का भी नाम शामिल है। कोर्ट ने 7 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन लालू यादव समेत बाकी दोषियों की सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को करने की तारीख रखी। इस पर कोर्ट में मौजूद लालू यादव ने जज से गुजारिश की। उन्होंने कहा, जब आपने दोषी ठहरा ही दिया है तो सजा पर सुनवाई भी अभी कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? सजा के ऐलान पर देर करने से क्या फायदा होगा? लेकिन जज ने उनकी एक नहीं सुनी। जिनको 3 साल से नीचे का सजा है वैसे लोग को जो है आज छोड़ दिया जा रहा है। 7 आदमी वैसे हैं, 4 सप्लायर, 1 IAS अफसर, 2 पॉलिटिशियन। ये 7 आदमी को 3 साल से कम की सजा हुई है। आमतौर पर मीडिया से हमेशा बात करने वाले लालू यादव ने इस फैसले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वो सोमवार सुबह से ही मीडिया से बच रहे थे। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें रांची की ही बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। इस फैसले के बाद अब लालू के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है। बाकी आरोपियों समेत लालू यादव को भी आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने, 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी पैसे लेकर सरकारी कागजों में फर्जीवाड़ा, 468 यानी धोखा देने की नियत से किया गया फर्जीवाड़ा, 477A यानी दस्तावेजों में छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार निरोधक धारा 19 के तहत दोषी माना गया है। इनमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा होती है। तो हो सकता है कि 3 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक सांसद पद के अयोग्य हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि किसी भी मामले में अगर कोई कम से कम 2 साल के लिए सजा याफ्ता होता है तो वो सांसद या विधायक पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। साथ ही 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जाहिर है कोर्ट का फैसला लालू और आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। और चारा घोटाले में लालू यादव पर आए इस फैसले का सियासी गलियारों में सख्त संदेश गया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए जहां बीजेपी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस इस फैसले में नजर आए, इस हालत में नजर आए कि अब वो लालू को अपना सहयोगी कहे या नहीं। राजनीतिक समझौता करके कभी सीबीआई का दुरुपयोग किया है, कभी यूपीए सरकार का दुरुपयोग किया है और यूपीए की सरकार भी ऐसे आरोपियों को बचाने का निरंतर प्रयास करती रही है। आज के इस निर्णय ने सीबीआई के कोर्ट ने निष्पक्ष तौर से, बहुत देर से लेकिन विलंब से लेकिन सही तौर पर एक बड़ा निर्णय सुनाया है। हम पर बार बार आरोप लगाया है कि हम सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और सीबीआई कोर्ट ने ही लालू प्रसाद यादव को कन्विक्ट किया है।
अब मुझे बताइए कि उनका आरोप कहां तक सच है? It would be too early to say anything on political alignment or realignment of the Congress party in Bihar or Jharkhand. Whatever will happen, the time will only tell. ये देश, ये फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं और ये इस देश में एक मैसेज आएगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं, कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी कदा उसकी ऊंचाई पहाड़ के बराबर भी हो, तो देश के कानून के सामने वो मौला। सीबीआई ने एक जबरदस्त मेहनत करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले को और लूट के मामले को अंजाम तक पहुंचाया। राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार में अगर डूबेंगे तो उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। और अब पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, लालू के जेल जाने के बाद अब 2014 के चुनावी समीकरण या कहें कि अलायंस किस तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? आज जो फैसला आया है उससे उनके लालू यादव के राजनीतिक बादल जो हैं वो उनके ऊपर गहरा गए हैं और उनका संकट बढ़ गया है। ऐसे कहिए, उनका जो राजनीतिक कद है वो घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस के साथ जो अलायंस बना था 2014 में बिहार में, उसके लालू यादव प्रबल दावेदार थे, पुराने कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, आज भी यूपीए को वो सपोर्ट करते हैं बाहर से, और कांग्रेस उन्हें पुराना और विश्वसनीय साथी मानता रहा है। लेकिन आज के बाद से जब वो खुद संकट में घिरते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद से जो है कांग्रेस का रुख बदलना शुरू हो गया। हमने देखा 2 दिन पहले राहुल गांधी ने किस तरह से ऑर्डिनेंस के ऊपर में अपना वक्तव्य दिया और लालू यादव के लिए मुसीबतें बढ़ा दी, और उसके बाद से अब जो जेडीयू जो नीतीश कुमार हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी नजदीकियां कांग्रेस से काफी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके कारण लालू यादव के लिए आने वाले समय में खासकर 2014 से पहले जो चुनावी गठबंधन होंगे उसमें इनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अगर कांग्रेस ने कहीं आरजेडी और लोजपा का साथ छोड़ के अगर जेडीयू के साथ जाने का फैसला कर दिया तो लालू यादव के लिए अब तक का सबसे बड़ा वो राजनीतिक संकट होगा। जी शुक्रिया। और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आज एक तरफ चांदी से तौला गया तो दूसरी तरफ आज उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बाकी नेताओं की तरह वो सीबीआई से डर कर बैठ नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि उन्होंने हिंदुस्तान की पूरी अवस्था पर से उनका कंट्रोल खो चुका है। उनका अगर कंट्रोल है तो सिर्फ सीबीआई पर है। थोड़ा बहुत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। सरकार को नसीहत देने के बाद नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री को कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग का गुर भी सिखाया। उन्होंने आज मुंबई में एक समारोह में बताया कि देश दुनिया में वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटर बहुत कम मिलेंगे। मोदी ने महात्मा गांधी को सदी का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर बताया। उन्होंने कहा कि गांधी के कम्युनिकेशन स्किल पर किताब लिखी जानी चाहिए और इसे दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। कम्युनिकेटर बहुत कम मिलते हैं, ऑरेटर बहुत मिलते हैं, और पिछली शताब्दी का इस विश्व का अगर ग्रेटेस्ट कोई कम्युनिकेटर था तो महात्मा गांधी थे। तो ब्रांड इंडिया के लिए मेरा पहली प्रार्थना आप लोगों से ऐसी है कि एक छोटी कमेटी बनाइए और नेक्स्ट ईयर आपका जब सम्मेलन हो उस समय गांधी द ग्रेट कम्युनिकेटर रिसर्च करके किताब निकालिए, आप सबको वो इंस्पिरेशन देगी। आरबीआई को नहीं बताना चाहते हैं दक्षिण भारत के कुछ बड़े मंदिर की कितनी सोना है उनके पास। और गलत एजेंट से रेल की टिकट खरीदी तो जाएंगे जेल। देखिए इस ब्रेक के बाद। And I think within 15 days or so इस सीरीज का पूरा क्लैरिटी जो भी इन्वेस्टर चाहते हैं वो सेटल हो जाएगा। जिग्नेश शाह ने आज भी नहीं ली पैसे लौटाने की गारंटी, लेकिन 15 दिन में ई सीरीज मामला सुलझाने की उम्मीद जताई। एनएससीएल के संकट के बाद सीएनबीसी आवाज को दिया पहला इंटरव्यू। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर। सरकारी खर्च के बिल पर कांग्रेस में वोटिंग थोड़ी देर में 1% गिरावट के साथ खुले अमेरिकी बाजार। अमेरिकी कर्ज संकट की वजह से भारतीय बाजार भी लुढ़के। सेंसेक्स 350 पॉइंट गिरा। 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, लेकिन डीजल के दाम 50 पैसे बढ़े। आज रात से लागू होगी नई कीमतें। पहली तिमाही में देश का करंट अकाउंट घाटा बढ़कर 4.9% पर पहुंचा, लेकिन अनुमान से कम रहा।
अनऑथराइज्ड एजेंट से रेल टिकट लेने पर हो सकती है जेल, दलालों के खिलाफ सख्त हुआ रेलवे। और लालू के राजनीतिक करियर पर लगा फुल स्टॉप, चारा घोटाले में दोषी करार, छिनेगी संसद की सदस्यता। मुंबई में मोदी को व्यापारियों ने चांदी से तौला, एडवर्टाइजर्स के बीच जाकर मोदी ने बताया ब्रांड इंडिया को बेचने का नुस्खा। बढ़ते करंट घाटे को कम करने के लिए सरकार और आरबीआई सोने पर बंदिशें लगाने का कोई उपाय नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में आरबीआई ने मंदिरों से उनके पास रखे सोने के बारे में चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। चिट्ठी में आरबीआई ने कहा है कि ऐसा सिर्फ आंकड़ा कलेक्शन करने के लिए किया जा रहा है और बेकार पड़े सोने को बाजार में लाने का कोई प्रस्ताव यहां नहीं है। लेकिन मंदिरों को आरबीआई की बातों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। केरल के 3 मंदिर ट्रस्टों ने तो जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी ने तो कहा है कि अगर सरकार सोना मांगती है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्टी का कहना है कि सोना देश की संपत्ति है। लेकिन आखिर इन मंदिरों के पास कितना सोना है? क्या सचमुच ये सोना इतना ज्यादा है कि इससे देश में सोने का इंपोर्ट घट जाएगा? विपिन जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि देश के उन 5 मंदिरों के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। आइए यहाँ पर एक नजर डालते हैं किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, कौन से हैं वो देश के टॉप 5 या टॉप प्रमुख 5 मंदिर। सबसे ऊपर आता है पद्मनाभी स्वामी मंदिर। यहाँ 20 अरब डॉलर का सोना और गहने इस मंदिर के पास है। दूसरे नंबर पर है तिरुपति मंदिर, 200 टन सोना इनके पास है। इतनी बड़ी संपत्ति, हर साल काफी सोना यहां पर चढ़ाया जाता है। नंबर 3 पर है श्री कृष्ण मंदिर गुरुवायूर, इनके पास 600 किलो सोना है। इसके बाद नंबर 4 पे यहां आता है साईं बाबा मंदिर शिरडी, 300 किलो सोने की संपत्ति इनके पास भी है और ये भी लगातार बढ़ रही है। और 5वें नंबर पर है मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, 140 किलो सोने के साथ ये इनका सोने का स्टॉक इस वक्त है, जिसे ये कह रहे हैं कि ये जरूरत पड़ी तो सरकार को भी दे देंगे। जी विपिन, अब तक सिर्फ सिद्धिविनायक का ये कहना है कि वो अब से 10 किलो सोना बैंक में रखे हुए हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो और सोना रखने को तैयार है। काफी आगे की सोच है इनकी। दूसरी खबरों का रुख भी करते हैं अब। अनऑथराइज्ड एजेंट या दलाल से रेल टिकट खरीदना अब आपको भारी पड़ सकता है। नौबत जेल जाने तक की भी आ सकती है। भारतीय रेलवे की पैनी नजर अब उन मुसाफिरों पर है जो दलालों के जरिए टिकट खरीद कर यात्रा करते हैं। रेलवे की इस स्पेशल ड्राइव की जानकारी दे रही हैं दीपाली नंदा। आज आप तत्काल में कोई टिकट लेने आए थे, किस नाम से सर? अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं और टिकट की मारामारी के चलते अनऑथराइज्ड एजेंट या दलाल से टिकट खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रेलवे की ओर से आपको कभी भी वेरिफिकेशन कॉल आ सकती है और अगर आप वेरिफिकेशन के दौरान सही जानकारी देने में फेल हो गए तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत उत्तर रेलवे ने टीम 20 का गठन किया है। इस टीम 20 में आरपीएफ, विजिलेंस और कमर्शियल के ऑफिसर शामिल किए गए हैं। ये टीम रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर टेलीकॉलिंग के जरिए टिकट की जांच करेगी। जांच के दौरान अगर कोई मुसाफिर दोषी पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ कम से कम 3 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। रिजर्वेशन ऑफिस में हमने काफ़ी लोग ऐसे रखे हुए हैं जो टिकट बुक हुए हैं उनको रिंग करके टेलीफोन नंबर्स पे उनके डिटेल्स पूछते हैं। जहाँ भी लगता है अगर डाउटफुल है तो नंबर्स को नोट कर लिया जाता है और टिकट में ट्रेन में उनको चेक कराया जाता है, क्योंकि अब आईडी प्रूफ हर रिजर्व क्लास में कंपलसरी हो गया है। तो उसमें ये वेरीफाई किया जाता है कि जिसके नाम पर है वही ट्रैवल कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। त्योहारों के दौरान टिकट बुकिंग 150% तक बढ़ जाती है। ऐसे में दलाल मौके का फायदा न उठा पाए, इसके लिए भी रेलवे ने इस तरह के कई कदम उठाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर्स पर और यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए दिखाई देंगे। ये पोस्टर्स जो आप देख रहे हैं इनमें उन टाउट्स की और अनऑथराइज्ड एजेंट्स की फोटोग्राफ्स को सार्वजनिक किया गया है जो यहाँ पर जिनकी मौजूदगी अक्सर देखी जाती है। जगह जगह इन पोस्टर्स को लगाने का मकसद रेलवे का यही है कि जो मुसाफिर, जो पैसेंजर्स यहाँ पर टिकट बुक कराने के लिए आ रहे हैं वो इन टाउट्स के चंगुल में ना फंसें।
रेलवे के मुताबिक स्पेशल ड्राइव चलाने का मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि यात्रियों को दलालों के खिलाफ सावधान करना है। कुल मिलाकर दलालों पर शिकंजा कसने में नाकाम रेलवे अब यात्रियों पर सख्ती से ही जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और शिंदे की एक चिट्ठी से पैदा हुआ विवाद और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम इंडिया का ऐलान। देखते हैं देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आतंकवाद के मामलों में मुस्लिम युवकों को गलत ढंग से गिरफ्तार करने पर चिंता जताई है। शिंदे ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मुसलमान युवकों को बेवजह फंसाया गया है। सुशील कुमार शिंदे की इस चिट्ठी की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी के मुताबिक शिंदे वोट बैंक और विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुंबई आने पर समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। हीरा व्यापारियों के समारोह में मोदी को चांदी से तोला गया। उधर आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मोदी के प्रशासनिक क्षमता की तारीफ की है। जगन जमानत पर छूटने के बाद पहली बार रैली कर रहे थे। जगन के इस बयान को नए राजनीतिक समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह की भारतीय टीम में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच के लिए युवराज 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। चेन्नई में हुई बैठक में टीम का ऐलान किया गया। अंबाती रायडू टीम में बने हुए हैं, जबकि दिनेश कार्तिक को टीम में जगह नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का विपक्षी पार्टी पीडीपी ने भी समर्थन किया है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव आया है। ये प्रस्ताव जनरल वीके सिंह के बयान के खिलाफ आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसा देती है। बीसीसीआई में दोबारा अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भी श्रीनिवासन को इस कुर्सी से दूर ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पद संभालने पर लगाई गई रोक पर फैसला नहीं दिया है। मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीसीसीआई में बहुत कुछ गलत हो रहा है। कोर्ट ने इससे पहले श्रीनिवासन को अध्यक्ष चुने जाने पर भी जांच पूरी होने तक पद से दूर रहने के आदेश दिए थे। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को होगी। कार सस्ते होने के आसार कम हैं, क्यों? बताएंगे आगे। और किंगफिशर एयरलाइन के आर्थिक मामलों में हेरफेर की जांच कर रही है सीबीआई। ये खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। फिलहाल कार सस्ते होने के आसार नहीं है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कार पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की प्रफुल्ल पटेल की मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सरकार अपनी कमाई किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहती है। ऑटो कंपनियों के लिए गाड़ियों का स्टॉक बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें सरकार से स्टिमुलस मिलने के आसार नहीं है। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल की पैरवी भी काम आती नहीं दिख रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय किसी भी कीमत पर फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहता है। उसके मुताबिक सिर्फ एक्साइज ड्यूटी घटाने से कार की बिक्री बढ़ जाएगी, ये कहना मुश्किल है। वैसे भी अप्रैल से अगस्त के बीच एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 8.3% की कमी आई है। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर ऑटो सेक्टर को राहत देने की मांग की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस मांग को औपचारिक तौर पर खारिज नहीं किया है, लेकिन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इस मांग पर सकारात्मक तौर पर विचार भी किया जाए। दरअसल प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं कि छोटी कारों पर एक्साइज ड्यूटी में 2% कटौती की जाए, जबकि बड़ी कारों पर 3% और एसयूवी पर बढ़ी हुई 3% की ड्यूटी वापस ली जाए। इसके लिए इस साल गाड़ियों की बिक्री में 10% की गिरावट का हवाला दिया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय को फिलहाल इस दलील में दम नहीं दिख रहा है और एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती के आसार नहीं है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अपनी अंतिम सांसें गिन रही किंगफिशर एक और मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है। कंपनी पर एयरक्राफ्ट सेल और लीज बैक मॉडल के तहत लिए गए कर्ज में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। किंगफिशर पर आरोप है कि उसे बैंक से लोन फर्जी लीजिंग फर्म से बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कोटेशन के आधार पर लिया है, बल्कि किंगफिशर ने काफी कम दाम पर लीजिंग कंपनियों से एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इस दौरान जो रकम बच गई उसे किंगफिशर पर अपने पास रखने का आरोप है।
किंगफिशर और जेट एयरवेज के बाद अब बजट एयरलाइन स्पाइस जेट के भी ऑडिटर्स ने कंपनी की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई है। स्पाइस जेट के ऑडिटर्स एसआर बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स एलएलपी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का ऑपरेटिंग घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे कारोबार में बने रहने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑडिटर्स ने रकम जुटाने की कंपनी की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट के जवाब में कंपनी का कहना है कि उसका घाटा उसकी नेट वर्थ का 50% से ज्यादा हो गया है। 2012-13 में कंपनी को 192 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए राहत, नए नियमों की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ी। अब एलजी ने उतारा अपना फ्लैगशिप फोन, इसका रिव्यू देखेंगे टेक गुरु के साथ ब्रेक के बाद। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 1 अक्टूबर से जो बड़े बदलाव होने वाले थे, उनके लिए आईआरडीए की तरफ से 3 महीने का वक्त दे दिया गया है। आईआरडीए ने कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये छूट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ही मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए नियम कल से ही लागू हो जाएंगे। हाईवे प्रोजेक्ट पर आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नई पहल की है। अथॉरिटी ने ज्यादा शिकायत वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए अलग से वेबसाइट शुरू की है। अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत लंबे जाम और टोल कलेक्शन को लेकर विवाद में रहने वाले दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से की है। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाले दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर लगने वाले लंबे जाम और टोल कलेक्शन में हो रही हेराफेरी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI दूर करना चाहती है। हाल ही में अथॉरिटी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर एक्सप्रेसवे को अपने कब्जे में लेने और टोल खत्म करने की मांग की थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों को आ रही दिक्कतों और उन्हें दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम की जानकारी देने के लिए NHAI ने एक अलग वेबसाइट www.nhai.co शुरू की है। इसे NHAI की वेबसाइट पर जाकर भी खोला जा सकता है। इस वेबसाइट में एक्सप्रेसवे से जुड़ी खबरें और इवेंट्स दिए गए हैं। साथ ही लोग इस पर जाकर अपने सुझाव और कमेंट्स भी दे सकते हैं। लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए NHAI इस वेबसाइट को हर हफ्ते अपडेट करती है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर एक्सप्रेसवे को लेकर अदालतों में चल रहे मामले और सरकार की तरफ से उठाए गए कदम का ब्यौरा भी दिया गया है। NHAI का कहना है कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से शुरुआत की गई है। इसके बाद अब NHAI पानीपत जालंधर, गुड़गांव जयपुर और औरंगाबाद वाराणसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अलग से वेबसाइट बनाने जा रही है। NHAI के मुताबिक इन हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कानूनी विवाद, मेंटेनेंस में लापरवाही और टोल कलेक्शन जैसी समस्याएं इन प्रोजेक्ट में आम बात हैं। NHAI का मानना है कि खास वेबसाइट की वजह से उन्हें इन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्याओं का जल्द पता चलता है और उन्हें दूर करने में भी लोगों की राय लेने में आसानी होती है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। LG ने अपनी ऑप्टिमस सीरीज के स्मार्टफोन्स में एक नया फोन जोड़ दिया है। LG का यह नया फ्लैगशिप डिवाइस कई जानकारों के हिसाब से और कंपनी के दावे के हिसाब से इस बाजार में बिकने वाला सबसे तेज स्मार्टफोन है। क्या कह रहे हैं टेक गुरु, आइए देखते हैं। LG G2 के लॉन्च के साथ पूरी तरह से एक नए जोश के साथ LG स्मार्टफोन स्पेस में लड़ने वाला है। टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस है। हार्डवेयर के मामले में इससे बेहतर पावरफुल फोन आज की तारीख में भारतीय या पूरे ग्लोबल बाजार में बिल्कुल नहीं है। फिर चाहे आप इसको सैमसंग गैलेक्सी S4 के साथ कंपेयर कीजिए या आईफोन के 5S के साथ कंपेयर कीजिए, फिनोमिनल प्रोसेसर है। दिल है इसका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, जो अब तक का मार्केट का सबसे तेज क्वाड कोर प्रोसेसर है। गजब की स्क्रीन है, 5.2 इंच की फुल हाई डेफिनेशन, 13 मेगापिक्सल कैमरा है एंड इनोवेशन किया है इन्होंने डिजाइन में भी। जैसे फॉर एग्जांपल पावर बटन या वॉल्यूम कीज कोई ऊपर या साइड में बिल्कुल नहीं दी गई है। बैक पैनल पे रेयर में पावर बटन है, क्योंकि LG समझता है कि जब भी आप एक ऐसा बड़ा फोन यूज करते हैं, आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है दैट्स ऑलवेज ऑन द बैक। सो ब्यूटीफुल पोजिशनिंग देयर। हाँ, कंज्यूमर्स को एक नए सिरे से समझना पड़ेगा फोन कैसे यूज करते हैं, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा उन्हें ये। सो गुड अटेम्प्ट ओवर देयर। प्राइस काफी अच्छी यहाँ पर कंपेटिटिव LG ने दी है। LG G2 41,500 के MRP पे लॉन्च हो रहा है। ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल्स इससे 40-45 हजार रुपए में बेच रहे हैं। फेस्टिव सीजन के लिए मुझे लगता है इट्स अ
ग्रेट हार्डवेयर ऑप्शन, ग्रेट हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर ऑप्शन एंड प्राइस भी कंपेटिटिव है। अब देखना पड़ेगा कि सैमसंग, एप्पल और सोनी क्या करते हैं LG G2 के कंपटीशन को लेकर। वेरी वेरी एक्साइटिंग लॉन्च। दिस इज अंकित वेंगुर्लेकर दिल्ली से। और आइए अब देख लेते हैं कि कल क्या खास है हमारे एजेंडे पर, किन खबरों पर होगी हमारी नज़र। कल सितंबर महीने के कार बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उन पर नज़र होगी। इसके अलावा TRAI के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जुड़े सुझाव पर DOT पैनल की रिपोर्ट भी कल आएगी, उस पर भी ध्यान देंगे। कल से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री 6 हफ्तों का एक अभियान लॉन्च करने वाले हैं। वो क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। और आवाज़ 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।